आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। रात के बज चुके हैं 8 और कहानी का जो सिलसिला है वो जारी है। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ, दरअसल ये कहानी तो मैं सुना रही हूँ, लेकिन ये खुद मरने वाला अपनी कहानी एक वीडियो में कैद कर करके गया है। यूं कहिए 24 पेजेस के पन्नों में अपनी आप बीती सुना करके गया। वीडियो बनाई उसने 1 घंटा 21 मिनट 46 सेकंड की, जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। तो कहानी शुरू हुई थी 9 दिसंबर की। 9 दिसंबर 2024 की ये घटना होती है। देश भर में एक वीडियो काफी वायरल होता है, काफी चर्चा का विषय बन जाता है। यानी कि एक पति जो अपनी आप बीती सुना करके गया और वो उस वीडियो और पेजेस को एक एविडेंस के रूप में छोड़ करके गया, एक सबूत के रूप में छोड़ करके गया कि किस तरीके से उसको मानसिक तनाव था, किस तरीके से उसको हैरास किया गया, कितनी परेशानियों के चलते किसने उसको मौत के लिए उकसाया, जिसकी वजह से उसको मौत को गले लगाना पड़ा। तो 9 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु के एक कमरे में एक व्यक्ति की लाश लटकी हुई मिलती है, यानी पंखे से उसने आपको हैंग कर लिया था। बंदे का नाम होता है अतुल सुभाष, जिसकी उम्र 34 साल होती है। अतुल बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था और शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा होशियार था, बहुत ही टैलेंटेड था। नई नई टेक्नोलॉजी उसने सीख रखी थी अच्छे से, उसी के चलते उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद वो एआई इंजीनियर बन भी गया और बेंगलुरु में शिफ्ट हो गया। बेंगलुरु की एक अच्छी कंपनी में उसकी नौकरी लग जाती है। सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा था। फैमिली में उसकी माँ होती है, पिताजी होते हैं, एक भाई होता है और एक अतुल खुद होता है। 4 लोगों का हंसता खेलता परिवार था। अब सबको लगा कि घर का अतुल बड़ा बेटा है तो एक बहू भी आनी चाहिए। इसी के चलते लड़कियां देखी जाती हैं। तभी मैट्रिमोनियल साइट पर अतुल भी अपने आप को रजिस्टर कर लेता है और जब रजिस्टर होने के बाद वो लड़कियां देखता है, पसंद करता है, तो उसे एक लड़की निकिता सिंघानिया नाम की पसंद आ जाती है। निकिता जब उसको पसंद आ जाती है, इसके बाद रिश्ते की बात चलाई जाती है। निकिता की फैमिली से मिला जाता है तो पता चलता है कि निकिता उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली है। निकिता भी पढ़ाई में बहुत होशियार थी, एक छोटी सी जॉब भी एक कॉल सेंटर में कर रही थी। इसके बाद दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। एंगेजमेंट के बाद जब अतुल मिलता है निकिता से तो वो देखता है कि निकिता का स्वभाव बहुत शांत है, कम बोलने वाली है, पढ़ी लिखी है, तो उसको लगा अच्छे गुणों वाली लड़की उसे मिल रही है। जैसी उसने एक्सपेक्टेशन रखी थी ऐसे ही लड़की है। कम बोलने वाली लड़कियां अक्सर देखा जाता है कि समझदार होती हैं। तो इसी के चलते दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। इसके बाद दोनों की खूब धूमधाम से शादी हो गई। शादी होने के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ भी काफी खुश थे। इधर बिहार समस्तीपुर में 2 दिन के लिए अतुल रुका अपनी बीवी को लेकर और उसके बाद बेंगलुरु आ गया। बेंगलुरु आने के बाद कुछ टाइम के बाद दोनों हनीमून पर भी गए। लेकिन हनीमून पर जाने के बाद जो था, कुछ अजीब सा स्वभाव था निकिता का। यानी जैसे वो शादी से पहले मिली थी वैसे वो बिल्कुल अपोजिट थी उसके बाद। और जब अतुल ने इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी, मेरे घर वालों ने मुझे जबरदस्ती शादी के लिए प्रेशर दिया है। अब वो रीजन पूछते हैं कि भाई ऐसी क्या बात है, तो वो कहती है कि नहीं, मेरा इन सब चीजों में कोई मन ही नहीं होता है। और उसको, अतुल को बात करने से लगा कि जो निकिता है वो थोड़ा सा साइको टाइप, यानी उसे कभी जल्दी गुस्सा आ जाता है तो कभी शांत हो जाती है। अब उसके इसी बीच जब पापा की तबीयत ज्यादा खराब होती है, क्योंकि निकिता के जो फादर थे उन्हें डायबिटिक की प्रॉब्लम थी, उन्हें दिल के मतलब हार्ट की भी प्रॉब्लम थी उनको। तो फैमिली वालों को लगा कि बाप की भी आखिरी ख्वाहिश यही थी निकिता की कि मेरे सामने शादी हो जाए, क्योंकि सबको पता था कि उसके फादर की ज्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं है, कभी भी उसके फादर को कुछ भी हो सकता है। तो घर वालों ने भी यही प्रेशर दिया कि तुम शादी कर लो और उसको यह बात अच्छे से समझा दी थी कि तुम ज्यादा बातचीत नहीं करना अतुल से शादी से पहले, क्योंकि अगर बातचीत ज्यादा करोगी तो शायद तुम्हारे बारे में जो तुम्हारी वीक पॉइंट्स हैं, जो तुम्हारी आदत बिहेवियर है, वो अतुल को पता चल जाएगा और इसी के चलते शादी टूटने का भी डर है। तो वही रूप अतुल को दिखाया गया, यानी कि जो निकिता थी वो थी कुछ और, लेकिन अतुल को शादी से पहले उसकी दूसरी तस्वीर दिखाई गई। यानी निकिता जब मिली तो पूरे प्लान के साथ उससे मिली। खैर, दोनों हस्बैंड वाइफ में इसी तरह नोकझोंक चलने लगी। इसी के रहते दोनों को बेटा हो जाता है। बेटा मात्र 2 महीने का होता है तभी जो होती है निकिता की माँ उसके साथ रहने आ जाती है, जिनका नाम निशा सिंघानिया होता है। अब जब निशा आ जाती है, यानी लड़की की माँ भी ससुराल में रहने लगती है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी बेटी को सपोर्ट करती, और जहां माँ बेटी को सपोर्ट करने लगती है, जाहिर सी बात है कि उस घर में फिर टेंशन बढ़ती चली जाती है। जो जो लड़ाई झगड़े हैं वो तूल पकड़ लेते हैं। कुछ ऐसा ही निकिता के साथ भी हुआ। निकिता की माँ समझने को तैयार ही नहीं थी। उसकी माँ लगातार निकिता के कान भड़काती थी। निकिता जो है वो लड़ाई झगड़े और ज्यादा करती थी अपने पति से, अपने सास से, अपने ससुर से।
उसके बाद 2019 की बात होती है, जब 26 अप्रैल 2019 को दोनों की शादी होती है। शादी के बाद उनके बेटा हो जाता है और बेटा होने के बाद 2 महीने बाद माँ आ जाती हैं। अब माँ अपनी बेटी को लेके वापस जौनपुर चली जाती हैं, यानी कि 2019 से 2020 आ जाता है और तभी कोरोना काल भी शुरू हो जाता है। तो कोरोना जब शुरू हुआ तब जौनपुर में ही जो निकिता थी वो अपने बेटे के साथ चली गई थी। इधर वो अपने पति से पैसे हर महीने मंगा ही रही थी कि मेरे बेटे का खर्च मेरा खर्च है, क्योंकि कोरोना की वजह से ना तो कोई आ रहा था ना कोई जा पा रहा था। 2-4 महीने का छोटा बच्चा भी था अतुल का, तो वो भी सोचता था कि ठीक है भाई, खर्चा देना है बच्चे की वजह से। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन जैसे कोरोना में सब लोग परेशान हुए, कुछ ऐसी ही आर्थिक स्थिति जो थी वो अतुल की भी खराब हुई, क्योंकि नौकरी नहीं थी, काम नहीं था, जो सेविंग्स थी वो भी खर्च हो रही थी। इधर निकिता ने जब शादी नई नई हुई तो अतुल से कुछ पैसे भी लिए थे, क्योंकि उसके भाई को काम स्टार्ट करना था। लगभग 15 लाख रुपए अतुल ने अपने साले को भी दिए थे काम स्टार्ट करने के। अब जब ये सब कोरोना काल आ गया, पैसे की तंगी हुई, तो अतुल ने अपने पैसे की भी डिमांड की कि भाई मेरा पैसा वापस दे दो, मुझे जरूरत है, अब घर में पैसे नहीं है। इसके बाद से ही कहानी और बिगड़नी शुरू हो जाती है, यानी कि इधर अतुल का जो साला होता है, जो सास होती हैं, जो उसके एक चाचा ससुर होते हैं, वो सब अतुल के ऊपर दबाव बनाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं भाई, पैसे अभी तो हम तुम्हें दे नहीं सकते, बल्कि तुम 50 लाख रुपए का इंतजाम कर दो। ताकि 50 लाख की डिमांड सुनकर अब अतुल बिल्कुल मना कर देता है और कहता है कि भाई ऐसा है, अब मैं तो बिल्कुल हाथ खड़े हैं, मेरी नौकरी भी अभी नहीं है, अभी कोरोना चल रहा है, मैं इतना पैसे का अरेंज कर ही नहीं पाऊंगा। अब इस पर जो ससुर अब इसके बाद साला और बीवी जो होते हैं वो जाते हैं और एक कोर्ट में एफआईआर दर्ज कराते हैं और 9 केस अतुल के ऊपर लगवा देते हैं। यानी उसमें दहेज का केस होता है, उसमें वायलेंस का केस होता है, अननेचुरल सेक्स का केस होता है, उसमें मर्डर भी होता है। यानी कि वो दिखाती है कि जो बाप उसकी बीमारी के चलते मर गए थे, उसको वो ये कहती है कि मेरा हस्बैंड मेरे से ससुराल में दहेज मांग रहा था, कैश मांग रहा था, जिसको सुनकर सदमे में मेरे पापा की डेथ हो गई है। यानी कि एक व्यक्ति जो लंबी बीमारी से जूझ रहा था, जिसके चलते बेटी की शादी की गई, अब वो इल्जाम लगा रही है अपने पति पर इसका कि मेरे जो पापा की डेथ हुई है वो मेरे पति की वजह से हुई है, दहेज मांगने की वजह से। टोटल 9 केस जो है अतुल पर लगा दिए जाते हैं। अब इधर अतुल परेशान होता है कि भाई बात इतनी बड़ी थी नहीं, ये घर जाकर जौनपुर से मेरे ऊपर केस दायर कर रही है। अब इधर तारीखें पढ़ना शुरू हो जाती हैं। महीने में लगभग हर बार उसको 2 या 3 बार आना ही पड़ता था तारीखों पर अतुल को। अपनी नौकरी भी देख रहा है, इधर जौनपुर भी आ रहा है। जौनपुर और बेंगलोर से आने जाने में उसके 2 दिन पूरे खराब होते थे। अब इसके बाद कभी तो उसे पता चलता था कि हड़ताल चल रही है अदालत में, कभी वकीलों की हड़ताल है, कभी केस आगे डेट मिल गई है आगे की। तो इस तरीके की कई चीजें उसको फेस भी करनी पड़ती थी, कभी तारीख पर आ रही है। लेकिन जब भी निकिता आती थी कभी भी अपने बेटे को तारीख पर नहीं लाती थी और अतुल इंतजार करता था कि शायद कभी उसका बेटा भी उससे मिल जाए। उसको देखने की तमन्ना थी कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, देखूं, मिलूं अपने बेटे से। लेकिन निकिता कभी भी अपने बच्चे को साथ ही नहीं लाती थी। इसके बाद वो निकिता से बात भी करता था कि देखो, इस केस को छोड़ो, अपना घर है, अपने घर आ जाओ, इन चीजों में कुछ नहीं रखा है, मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा, जो भी चीज है तुम्हारा और बच्चे का खर्चा पूरा अच्छे से ख्याल रखूंगा। लेकिन जो निकिता और निकिता की माँ थी वो कभी सुलह करने को तैयार ही नहीं थी। बल्कि निकिता की माँ ने एक दिन ये भी कहा, निशा सिंघानिया ने, कि अगर तुम मर भी जाओगे ना तो भी हम तुम्हारा जो केस है ना वो लड़ते ही रहेंगे, तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे मरने के बाद जो तुम्हारी वसीयत होगी, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, वो भी निकिता और उसके बच्चे को ही मिलेगी। जब अतुल ये बात सुनता है तो वो सोचने लगता है कि आखिर इन लोगों को क्या सिर्फ पैसे की ही भूख है या सिर्फ ये मेरी दौलत के ही पीछे हैं। शादी भी क्या इसी मकसद से की गई, क्योंकि साले को ऑलरेडी पैसा दिया था और जब उसने आगे की मांग किया, अतुल नहीं दे पाया, तो इन्होंने 9 केस लगवा दिए। खैर, इधर अतुल जो है केस लड़ते लड़ते तो 1.5-2 साल का समय आ गया। उसके बाद जो निकिता होती है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपना केस ट्रांसफर करवा लेती है। उसे लगता है कि भाई ये तो लंबा खींचेगा, इससे अच्छा है फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालो, जल्दी जल्दी डेट्स पड़ेंगी तो केस का फैसला भी आएगा। लेकिन दूसरा उसको हरास करना भी था, यानी निकिता का जो केस को ट्रांसफर करना था फास्ट ट्रैक कोर्ट में, वो अपने हस्बैंड को परेशान करने का भी तरीका था, क्योंकि उसे पता था बेंगलुरु से जौनपुर आना आसान बात नहीं है। अब जो तारीखें महीने में पढ़ रही थी वो महीने में 10-10 बार पढ़ने लगी, यानी हर 2 दिन छोड़कर तारीख पढ़ती फास्ट ट्रैक कोर्ट में, क्योंकि 9 केसेस थे, 9 मुकदमे थे, तो अतुल को जाना ही पड़ता था। अब इधर अतुल की जो नौकरी थी वो बिल्कुल किनारे आ गई थी, यानी कि या तो नौकरी छोड़ो या फिर ये सब देखो। एक वो उसको टेंशन, एक घर परिवार भी उसको चलाना है, पूरे घर परिवार का जिम्मेदारी उसके ऊपर। इधर जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज होती हैं रीटा कौशिक,
वो एक फैसला सुनाते हैं। वो कहती हैं कि जब तक तुम्हारे केस का कोई फाइनल नहीं होता तुम अपनी बीवी और बच्चे की मेंटेनेंस दोगे, जिसमें बीवी की मेंटेनेंस 80,000 रुपए महीना और बच्चे की मेंटेनेंस 40,000 रुपए महीना, ये दो रकम वो तय कर देती हैं। लेकिन इसको भी अतुल एक्सेप्ट कर लेता है। वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, खर्चा तो देना ही है। लेकिन क्या 2-4 महीने के बच्चे का मेंटेनेंस 40,000 रुपए महीना हो जाता है? हो सकता है। 80,000 तो समझ आता है कि बीवी के खर्चे हैं, भाई बहुत सारी चीजें, लेकिन क्या बच्चे के नाम पर 40,000 रुपए का मेंटेनेंस लगाना जज साहिबा को सही लगा था? तो 1,20,000 रुपए महीना वहां दिया जा रहा था। अब इसी के चलते जब बहुत ज्यादा देर हो गई तो अतुल को एक बात समझ आई कि ये मुझसे ही पैसे लेके मेरे ही खिलाफ लड़ रही है। यानी मुकदमा जो निकिता लड़ती थी वो वही पैसे यूज कर रही थी जो अतुल उसे भिजवाता था, क्योंकि घर में जो था अतुल से ही मांगे जाते थे पहले पैसे, घर कारोबार के लिए उसके साले ने ले रखे थे। तो वो सोचता है कि मैं ही कमा रहा हूं और मैं ही अपने खिलाफ अपने दुश्मनों को मजबूत भी कर रहा हूं। अब वो फिर से दिमाग में एक चीज ठानता है कि काम करता हूँ, मुझे वैसे भी ये जीने भी नहीं देंगे, मेरे माँ बाप भी परेशान है, ना मैं घर देख पा रहा हूँ, ना ही मेरा बच्चा मुझे मिल पा रहा है, और जो मेरा केस है वो भी मजबूत नहीं होता जा रहा है। इधर वो फिर जब एक दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट जाता है तो जज साहिबा उससे कहती हैं कि ठीक है, मामला रफा दफा करा देती हूँ, आपका सेटलमेंट कर लेते हैं, तुम 5 लाख रुपए दे दो। यानी कि वो रिश्वत के तौर पर, जो उनका एक पेशकार होता है, आपने देखा होगा कि जब एक जज साहिबा होती हैं उनके नीचे वाली सीट पर एक पेशकार बैठता है जो उनको डेट्स नोट करता है, जो लेन देन में होता है। वो उनको चुपचाप कहता है अतुल को कि तुम 5 लाख रुपए दे दो मैडम से, मैं केस को तुम्हारे सेटलमेंट करा देता हूँ। अब जब अतुल ये बात सुनता है तो वो और परेशान हो जाता है कि इतना पैसा मैं दे चुका हूँ, हर महीने 1,20,000 रुपए दे रहा हूँ, आज ये 5 लाख की डिमांड कर रहा है, कल फिर कहेगा कि 10 लाख दो, फिर कहेगा 20 लाख दो। अब वो घर आता है, बेंगलुरु आता है, और वो बहुत सोचने के बाद एक निर्णय लेता है, और वो निर्णय ये होता है कि अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो सब कुछ लाइन अप हो जाएगा, जब मैं नहीं हूंगा तो केस ही किसके ऊपर रहेगा। तभी वो 9 दिसंबर 2024 का दिन चुनता है और बेंगलुरु के एक कमरे में 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखता है और 1 घंटा 21 मिनट 46 सेकंड की एक वीडियो बनाता है जिसमें वो अपनी आप बीती सुनाता है। यानी पूरी कहानी डे 1 से, निकिता से कब मिला, निकिता से कब लड़ाई हुई, कब वो बच्चे को लेकर गई, क्या क्या एलिगेशंस उसके ऊपर लगे, ये सारी चीजें वो इन सब में रिकॉर्ड करता है। और उसमें अपनी 12 ख्वाहिशें यानी कि लास्ट विशेष रखता है कि मेरी आखिरी ये 12 ख्वाहिशें जिनको पूरा किया जाए। जिसमें से पहली ख्वाहिश वो बताता है कि अगर मेरा मुकदमा इसी तरह कोर्ट में चलता रहेगा तो तब तक मेरी अस्थियां को विसर्जित ना किया जाए जब तक ये मुकदमा चल रहा है। पहली ख्वाहिश उसकी ये थी। दूसरी ख्वाहिश वो ये रखता है कि अगर मैं मुकदमा हार जाता हूं, यानी कि अगर फैसला मेरे पक्ष में नहीं आता है, निकिता के सारे सच्चाई निकल करके सामने आती है, तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के ही सामने किसी गटर या नाले में बहा दिया जाए। इसके बाद वो बोलता है कि जो मेरा मुकदमा चल रहा है, जो दुनिया को मैं सच्चाई दिखाने के लिए मौत को गले लगा रहा हूं कि किन लोगों ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया, उनको लाइव रिकॉर्डिंग चले, यानी कि जो केस अदालत में चलेगा मेरा, वो लाइव वीडियो बनकर जनता के सामने आना चाहिए, दुनिया के सामने आना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि आखिर सच्चाई थी क्या, सच्चा कौन था और झूठा कौन था। ये सारे आरोप जो निकिता ने लगाए थे मेरे ऊपर, मेरे माँ बाप के ऊपर, क्या वो सही थे या गलत थे। उसके बाद वो नेक्स्ट विश में लिखता है अपनी कि जो मेरा बेटा है उसकी कस्टडी मेरे माँ बाप को दे दी जाए, क्योंकि निकिता मेरे बेटे को अच्छे संस्कार नहीं देगी और कभी अच्छे से पालन पोषण कर ही नहीं पाएगी, तो मेरा भाई और मेरे माँ बाप मेरे बेटे की देखभाल करेंगे। इसके बाद वो बोलता है कि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जो ये पेजेस मैं छोड़ रहा हूँ 24 पन्ने, इनको एविडेंस यानी सबूत के तौर पर लिया जाए कि किस तरह मेरे साथ क्या क्या हुआ। ये वो सबूत हैं जिसमें पिछले 4 साल का पूरा चिट्ठा है कि मैं कहाँ गलत था और कहाँ सही था, मेरे साथ निकिता ने क्या क्या किया। इसके बाद वो नेक्स्ट विश में लिखता है कि मेरा जो केस है वो बेंगलुरु में ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट विश उसकी इस तरह की होती है कि जो मेरा केस है, अगर मेरी बीवी चाहे कल को कि उसे वापस लेना है, उसे लगे कि कहीं वो गलत थी, उसको वापस लेना चाहिए, तो कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट ना किया जाए, वो केस वापस नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद लिखता है कि अगर मेरे बेटे के नाम पर वो सिंपैथी लेना चाहें तो वो भी उसे नहीं देनी है, क्योंकि आज तक तो वो कोर्ट में कभी मेरा बेटा लेकर के नहीं आई, और अब मेरे जाने के बाद अगर वो कोर्ट में मेरे बेटे के साथ आती है और अदालत में जज के सामने वो मेरे बेटे को रखकर कोई सिंपैथी लेना चाहे तो बिल्कुल भी उसकी इस सिंपैथी को एक्सेप्ट ना किया जाए, कोई नेगोशिएशन उसके साथ ना किया जाए। नेक्स्ट विश उसकी ये होती है कि मेरी फैमिली वाले अगर वो नेगोशिएट करना चाहे कि कुछ नेगोशिएट कर लेते हैं तो बिल्कुल भी वो नेगोशिएट नहीं किया जाए। इसके बाद वो बोलता है आखिरी विश में कि मेरी आखिरी विश ये है कि अगर इन सब चीजों से प्रताड़ित होकर और ये केस भी वापस नहीं होते हैं और परेशान होकर अगर मेरे माँ बाप इच्छा मृत्यु की विश रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, तो उनको इच्छा मृत्यु दे दी जाए, क्योंकि उनका
जो बेटा है वो इस दुनिया से जा रहा है, जिस उम्र में मुझे अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए उस उम्र में मैं मौत को गले लगा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए भी एक शर्मनाक बात है, लेकिन मैं इतना मजबूर हो चुका हूँ कि मैं इसके अलावा मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। ये लिखने के बाद वो 6 नाम लिखता है कि किन किन लोगों की वजह से मैं मौत को गले लगा रहा हूँ, ये वो नाम है। तो सबसे पहले देखिए वो नाम किसका लिखता है। सबसे पहले वो लिखता है जौनपुर की जो फैमिली कोर्ट होती है उसकी जज यानी कि रीटा कौशिक का नाम। सेकंड नंबर पर अपनी बीवी निकिता का नाम। थर्ड नंबर पर अपनी सास का नाम। फोर्थ नंबर पर अपने साले का नाम। पांचवा नाम होता है उसके चाचा ससुर का, क्योंकि उनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा, जो सपोर्ट करते थे, जो भड़काते थे उसकी फैमिली को। पांचवा नाम था उस पेशकार का जो जज के सामने, जो जज के साथ बैठा रहता था, क्योंकि उसी ने ही डिमांड की थी पैसों की। तो ये सारे नाम लिख करके वो चला जाता है और लास्ट में लिखता है कि आप सबने मेरी वीडियो देखी, आपने मेरा ये पूरी कहानी पढ़ी, इसके लिए आप सबका थैंक यू, सबका कल्याण हो, गुड बाय। तो इसके बाद अतुल का भाई बेंगलुरु में ही एक केस दर्ज कराता है और उस केस में वो जिन लोगों के नाम अतुल सुसाइड पेपर में लिख करके गया था, नोट में, सुसाइड नोट में लिख करके गया था, उन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। लेकिन यहाँ भी पुलिस का खेल देखिए कि वो उन 2 लोगों को छोड़ देता है जो जज साहिबा होती हैं और उनका पेशकार होता है, यानी कुल 4 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, जिसमें निकिता, उसकी माँ, उसका भाई और एक चाचा, यानी 4 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। तो अगर पुलिस को ये लगा था कि उस जितने नाम अतुल ने लिखे हैं वो सब इसमें कसूरवार हैं, तो सबके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? और अगर कसूरवार कोई भी नहीं था तो फिर 4 लोगों के नाम भी क्यों दर्ज किए जाए? तो सबसे पहले तो हमारे सिस्टम पर सवाल यही उठता है कि आखिर सिस्टम में ये चीजें क्यों होती हैं? अगर एक मरने वाला कुछ नाम लिख करके गया है तो या तो सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या फिर किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो सवाल यह है कि जाते जाते अतुल जो अपनी कहानी सुना करके गया वो एक चर्चा ही बनकर रह जाएगी, या देश में एक पति की मौत का जो इस वक्त शोर मच रहा है उस पति को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? तो ये सारे सवाल कोर्ट के अभी देखे जाएंगे किस तरह फैसला आता है। अगर इन सब चीजों को देखते हुए कोर्ट का कोई भी फैसला अतुल के पक्ष में नहीं आता है तो क्या कोर्ट के सामने अतुल की अस्थियों को गटर में बहा दिया जाएगा या उसकी नौबत आती है? तो न जाने ऐसे कितने ही सवाल हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये थी अतुल की वो दर्दनाक कहानी जिसे खुद अतुल मरने से पहले सुना करके गया। तो अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो, अगर इसी तरह की कहानियां आप सुनना पसंद करते हैं तो आप अपने चैनल साइमा के सफर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।